आई होप सब सही चल रहा होगा। लाइफ प्रोसेसेस की हमने पहला पार्ट डाल दिया था। पहले पार्ट में हमने ये जाना उसका इंट्रोडक्शन और जाना कि कैसे हम पता करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ डेड है, और ये भी जाना कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से आपके 5 फैक्ट होते हैं, जिसका मैंने होमवर्क भी दिया था और काफ़ी बच्चों ने उसका होमवर्क किया। थैंक्स टू डैट स्टूडेंट्स, और बहुत अप्रिसिएशन है उन स्टूडेंट को। तो ये पार्ट 2 है और इसे पूरा अच्छे से एकदम देखना, क्योंकि ये आज की वीडियो आपके 5 to 7 मार्क का टॉपिक कवर करेगी। थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कौन कौन से टॉपिक हैं वो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स है वो न्यूट्रिशन के ऊपर, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले हम टाइप्स जानेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेस उसका पूरा न्यूट्रिशन का कैसे काम करेगा। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है। प्लांट में अलग होता है अमीबा, क्योंकि अमीबा सिंगल सेल है तो उसका न्यूट्रिशन बिल्कुल अलग है। और एनिमल के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन, ये आपका बनेगी पार्ट 3 वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। फिर आएंगे हम 4th पॉइंट पे जो है डे एंड नाइट रिएक्शन। ये हमारा 4th पॉइंट होने वाला होगा जिसे हम कवर करेंगे। फिर होगा फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती है और कैसे होती है। साइट मतलब कहाँ होती है और स्टेप्स मतलब कैसे होती है। उसके बाद हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अंदर स्टोमेटा और स्टोमेटा से होने वाले प्रेशर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसपिरेशनल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये काफ़ी ज़्यादा टफ वर्ड्स होते हैं जो इससे हम रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन से। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे दिमाग में आता है कि यार न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, मतलब कौन कौन किस किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका पूरे के पूरे टॉपिक को, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को। एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक आपके होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। एक सिंपल हमने 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया, मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। और ओन फूड मेकर होते हैं, ओन फूड मेकर होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड मेकर। और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये होते हैं क्या खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, नहीं, डिपेंडेंट ऑन प्लांट। आपकी मम्मी की बात कर लेते हैं। आपकी मम्मी खाना क्या खुद बनाती है, क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट है? आप बोलोगे हाँ वो तो खाना खुद बनाती है, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, वो खाना खुद नहीं बनाती, वो खाने को सर प्रोसेस कर रही हैं। मतलब जो प्लांट्स खाना बना रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स। आपकी मदर भी, हम लोग भी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स हैं। हम तो प्लांट से पहले खाना लाते हैं, गेहूँ, राजमा, चावल, सब चीज़ वहीं से आती है और उसको हम प्रोसेस करके बाद में उसको क्या करते हैं, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो हम डिपेंडेंट ऑन प्लांट है, सेल्फ डिपेंडेंट हम नहीं हैं। तो याद रखना, पहला ये होता है सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरा जो चीज़ है वो याद रखना कि ये होता है डिपेंडेंट ऑन प्लांट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेसिकली ग्रीन प्लांट। क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं, कुछ कुछ मैंने आपको बताया था। जो क्या होता है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। ये क्या होता है, फ्लाई को कैच करते हैं, आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे। तो ग्रीन प्लांट्स को बेसिकली इसके अंदर डाला जाता है। दूसरा इसके अंदर कौन आता है, दूसरा इसके अंदर जो खुद ब खुद अपने ऊपर डिपेंड होता है वो होता है एल्गा। जो एल्गे है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जो आप जानते हो पॉन्ड में पाई जाती है, ग्रीन कलर की काई सी जिसे बोलते हैं। वो भी अपना फोटोसिंथेसिस करती है, वो भी सन से अपना फूड खुद ब खुद बनाती है। तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, आपकी एल्गी आती है। और वहीं इसके अंदर सारे आएंगे आपके एनिमल्स, जितने भी हैं एनिमल्स में आपके बर्ड्स हो गए, ह्यूमन हो गया, सब कोई इसी के अंदर आएंगे। और अमीबा भी इसी के अंदर आएगा, हेटरोट्रॉफिक के अंदर। क्या अब हेटरोट्रॉफिक के भी और पार्ट होंगे? देखो, ऑटोट्रॉफिक के तो और पार्ट्स नहीं है, पर हेटरोट्रॉफिक के और भी पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक के क्या पार्ट है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब इसके भी पार्ट करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना,
उससे पहले ये सोचो कि आप फंगस जो है वो किस कैटेगरी में आएगी। फंगस जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट होती है या अपना खाना खुद ब खुद बनाती है? सोचो थोड़ा सा। तो जो हमारा न्यूट्रिशन था उसको हमने सबसे पहले किस में बांटा? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये हमने 2 बेसिक पार्ट किए थे। अब इसके भी हम 3 पार्ट और बनाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत लंबी चेन चल रही है। इसके अंदर एक आएगा होलोजोइक, होलोजोइक। एक आपका आएगा इसके अंदर सेप्रोफाइटिक, और एक आएगा पैरासाइटिक। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या है? हम तीनों का मतलब अब ध्यान से समझना, ये तीनों ही किसी और पे डिपेंडेंट होंगे पर अलग अलग तरीके से। इनके पास खुद का अपना डाइजेस्टिव होलो स्टमक होगा, डाइजेस्टिव तो डाइजेस्टिव होलो स्टमक क्या चीज है? ध्यान से सुनना। होलोजोइक का मतलब होता है जो फूड इनटेक करे, फूड को ले और उनके पास खुद का स्टमक हो, उसके अंदर डाइजेस्ट करे, फूड को खुद ब खुद प्रोसेस करे। तो जो चीज फूड को खुद ब खुद क्या करेगी? सेल्फ प्रोसेसिंग करेंगी, सेल्फ प्रोसेसिंग इनसाइड स्टमक, तो वो आपका बेसिकली क्या होगा? होलोजोइक होगा। तो होलोजोइक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होते हैं। इनके पास खुद का क्या होता है? एक स्टमक होता है जिसके अंदर ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बर्ड्स, इवन आप जानते हो कॉकरोच भी इसी के अंदर आएगा क्योंकि उसके पास भी अपना खुद का स्टमक होता है। तो वो होलोजोइक आएंगे जो खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। पर सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक कोई अपना खुद का इनको खाना पचाने वचाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या होता है? feeds on dead decaying food। अब इसका मतलब क्या है? जो चीज सड़ गल रही होगी, मतलब जो सड़ी हुई चीजें होंगी, ठीक है, जो चीजों पे आप समझ रहे हो कि कुछ भी न्यूट्रिशनल फैक्ट नहीं बचेगा, मतलब सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ऐसी चीजों पे सेप्रोफाइटिक फीड करते हैं। आप सेप्रोफाइटिक पे कौन कौन फीड करते हैं? फंगस। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल आप बर्ड ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन ले सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या लोगे? सबसे बड़ी जो आपकी फंगस है, फंगस के अंदर आप मशरूम भी लिख सकते हो। मशरूम भी वहीं आपका ग्रो करता है जहां पर क्या हो, पहले से ही कुछ मतलब ऐसा वेस्ट फूड पड़ा हुआ हो जिसे आप क्या करना चाहते हो, मतलब वो आपके कोई काम का नहीं है, पर वहां फंगस उसे क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। आपने देखा होगा ब्रेड पे ग्रीन कलर की फंगस लगती है आपकी, तो वो जो फंगस है वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर में होती है। जहां पर भी उसे अपना फूड दिखाई देता है वो उस पर क्या होती है? अटैक करती है और वहां पर अपने आप को ग्रो करती है। मतलब वहां पे फंगस अगर एक भी आएगी तो बहुत सारी फंगस फैल जाएगी और वहां से फीड करेगी। अब जब वो खाना खत्म हो जाएगा तो दोबारा एयर में ट्रांसफर हो जाएगी और दोबारा वो ढूंढेगी कि कौन सी चीज है जो अब सड़ रही है, जो क्या हो रही है? डेड डिकेइंग फूड है। अब आते हैं पैरासिटिक पे। ना ही इनके पास खुद का स्टमक होता है, ना ही ये डेड चीजें खाते हैं, खाते एकदम फ्रेश चीजें। बट ये होते पता है कहां पे? ये क्या करते हैं? क्रिएट देखो, क्रिएट और यूज होस्ट फॉर फीडिंग देमसेल्फ। अब ये एक वर्ड है होस्ट। होस्ट का मीनिंग क्या है? देखो, जो मार्वल के फैन उन्हें तो पता होगा कि उसके अंदर भी एक पैरासाइट होता है, वेनम। वो क्या करता है? किसी को चूज करता है, कोई इंसान को चूज करता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसके अंदर रहता है और उसी से खाना लेता रहता है। बेसिकली यही एक होस्ट है। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। होस्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं।
या बॉडी के स्किन के ऊपर रहता है, ठीक है। आप जानते हो, आपने एक देखी होगी याक के कितने सारे बाल होते हैं, तो उन बालों के अंदर भी ये होस्ट रहते हैं और वहीं पर क्या रहते हैं, उसी से ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसी को स्किन को खाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जो डैंड्रफ है ना, ठीक है, उसके ऊपर भी एक फंगस लगती है, एक टाइप के बैक्टीरिया लगते हैं जो कि क्या करते हैं, आपको वहीं से खाना क्या करते हैं, चुराते हैं, वहीं से खाना ये खाते हैं। तो बेसिकली याद रखना कि जो आपका स्टमक है उसके अंदर और आपके डाइजेशन के जितना भी प्रोसेस, जितने भी आपकी ट्रैक है, जैसे आपकी लिवर हो गया, चाहे आपका स्टमक हो गया, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो गया, चाहे आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सब के अंदर एक टाइप का होस्ट क्रिएटर्स होते हैं, मतलब आपके पैरासाइट होते हैं, और वो वहाँ पर रह के वहाँ से खाना आपका थोड़ा खाना लेते रहते हैं। और स्किन के ऊपर तो ढेर सारे ऐसे पैरासाइट रहते हैं, पर ये दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं और ये खाना भी बहुत थोड़ा खाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो बेसिकली ये 3 और हैं हेटरोट्रॉफिक के, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। इसके अलावा भी हम होलोजोइक को भी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक के और टाइप नहीं करते हैं, सिर्फ होलोजोइक के और 3 टाइप बनाते हैं। तो वो 3 टाइप क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने लिख लिया होगा कि डाइजेस्टिव, इनके अंदर होलो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर ये फूड को प्रोसेस करते हैं। अब आते हैं कि इनके क्या और टाइप है। आपने सुना होगा इन तीनों के बारे में, हर्बी, कार्नी और ओमनी। इनके पीछे क्या लगाना है आपको, वोरस लगाना है। सबसे पहले मैं इनका मतलब बता देता हूँ कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं। क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, मतलब वो बेसिकली आपका कोई भी नॉनवेज चीज़ नहीं खाएंगे। बेसिकली उनके अंदर सारी चीज़ें क्या होंगी कि वेजिटेरियन चीज़ खाएंगे, उसके साथ मिल्क लेंगे, बस दैट्स इट। इसके अंदर काउ, कैमल, गोट, शीप, ये सारी चीज़ें हर्बीवोरस के अंदर आएगी। ये सिर्फ हर्ब्स खाने वाली है, ठीक है। पर कार्निवोरस क्या होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, नॉन वेज का है, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मीट पे या दूसरे के किसी बॉडी के मांस पे वहाँ से प्रोटीन लेके वो जिंदा रहेंगे। इसके अंदर कौन कौन आपके आएंगे कार्निवोरस के अंदर, आप जानते हो, आपका लायन, टाइगर एटसेट्रा। और ओमनीवोरस क्या होता है, जो दोनों पे, चाहे तो वो हर्बीवोरस भी खा सकते हैं और हर्ब्स भी खा सकते हैं, चाहे तो मीट वीट भी खा सकते हैं। इसके अंदर आप जानते हो बर्ड्स के अंदर क्रो आते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स आती हैं, क्रो आता है, और कौन कौन, यस, डॉग आपका, कैट, इन्हें जो मर्जी खिला दो। और इसके अंदर आप ह्यूमंस को भी रख सकते हो। ह्यूमन में भी हर्बीवोरस, में भी ओमनीवोरस, में भी कार्निवोरस, पर बेसिकली ह्यूमंस को इन दोनों कैटेगरी में पाया गया है। इन दोनों कैटेगरी में देखा जाए तो ह्यूमन को हम ओमनीवोरस से डिफाइन करते हैं। तो अब आते हैं हम कि ये पूरा साइकिल हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन 2 टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। और होलोजोइक के भी 3 टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक के और टाइप हमने नहीं पढ़े। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये 6 बातें आपको एकदम लाइन वाइज रखना है कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, फिर होलोजोइक क्या होता है, फिर सैप्रोफाइटिक क्या होता है, फिर पैरासाइटिक क्या होता है, और उसके बाद होलोजोइक के अंदर ये जो तीनों होते हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, इन सबको एकदम अच्छे से याद रखना है। इनके ऊपर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप के होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो हमारी फूड हम खाते हैं उसको किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं कि फूड हमारी बॉडी में प्रोसेस कैसे होता है। तो हमारी बॉडी में फूड जो है वो प्रोसेस होता है 5 तरीके से। पहला जो है वो होता है इनजेशन। पहला वर्ड है आपका इनजेशन। यहां पे इन पे मैंने बड़ा फोकस किया है। उसका मतलब ये है कि फूड को जब भी हम इनटेक करते हैं, यहां पर इन जो वर्ड है उसका मतलब है इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ। हमने माउथ से फूड को इनटेक की, इंजेशन, जिसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, जिससे हम क्या करते हैं, माउथ में फूड को डाइजेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्लाइवा, बाय द हेल्प ऑफ च्यूइंग, और उसके साथ बहुत सारे केमिकल मिक्स करके। दूसरा स्टेप है आपका वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड का मतलब क्या है, देखो आप अगर एक पनीर खा रहे हो, मान लो पनीर खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो क्या वो पूरी की पूरी चीज़ ब्लड में आ सकती है? कभी आपने ऐसे देखा है कि आपने अपने कहीं
इंजरी पाई है तो वहाँ से पनीर का टुकड़ा निकल रहा हो, ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि जो आप खाना खाते हो, मान लो आपने पनीर खाया तो उसके इतने छोटे टुकड़े होते हैं जो हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, और वो एक पनीर आपका इतने छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाता है जिससे कोई पता ही नहीं कर सकता कि इस बंदे ने क्या खाया था, क्योंकि वो प्रोटीन पूरा का पूरा आपकी बॉडी में ब्रेक हो चुका है। डाइजेशन का मतलब होता है फूड का इतना छोटा नैनो पार्टिकल में चेंज होना कि वो ब्लड में बिल्कुल भी आपका दिखे ना। तीसरा, आपने फूड को डाइजेस्ट तो कर लिया, छोटे पार्टिकल में चेंज तो कर लिया, पर अब उसे सेल में आपको करवाना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका सेल क्या करेगा, ठीक है, सेल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। सेल बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे, जिसका नाम है एसेमिलेशन। असेमिलेशन, असेमिलेशन का क्या है मतलब, अब आपका फूड सेल में आ चुका है। सबसे पहले क्या हुआ, आपने फूड खाया, उसको फिर ब्रेक किया, फिर वो सेल में आया। अब आप क्या करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे। आप यूटिलाइज करोगे उस फूड को, और यूटिलाइज फूड फॉर एनर्जी और ग्रोथ। आप फूड को डाइजेस्ट करोगे, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करोगे और उसे यूटिलाइज करोगे एज ए एनर्जी एंड ग्रोथ। और फिफ्थ आपका बहुत ही जबरदस्त, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो, अगर वो ना हो तो आपकी बॉडी पूरी टॉक्सिक बन जाएगी, और वो होगा ईजेशन। जैसे आपका इंजेशन था वैसे ही आपका ईजेशन। इनका मतलब था इनटेक, और ई जो यहां पर वर्ड है उसका मतलब है एग्जिट ऑफ वेस्ट फूड। आपका जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो आपकी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि अगर वेस्टेज बॉडी में ही रह गई, मान लो आपकी किडनी खराब हो गई, आपका लार्ज इंटेस्टाइन खराब हो गया, तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे फूड को, और बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड है स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग फूड, जिसके अंदर हमने 5 चीज़ें ये जानी। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यार प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो कैसे कैसे चीज़ों को बेसिकली कैसे कैसे यूज़ करते हैं, सनलाइट को, CO2 को, वाटर को, फॉर मेकिंग देयर ग्लूकोज, फॉर मेकिंग देयर फूड। बच्चों अब आते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऊपर। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब है प्लांट को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसको क्या क्या चीज़ की मदद से वो अपना फूड बनाती है। तो मैं आपको एक लिस्ट बनाता हूँ। उसके अंदर प्लांट्स को बेसिकली 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले उन्हें चाहिए सॉइल, दूसरा उन्हें चाहिए एयर, और तीसरी चीज़ उन्हें चाहिए सनलाइट। अगर ये तीनों चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी तो बेसिकली कभी भी प्लांट अपना फूड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब सॉइल में बेसिकली आप जानते हो रूट होती है। ये रूट क्या करती है, रूट एक तो अंदर से वाटर लेती है, दूसरा क्या रहती है, मिनरल्स रहती है। मिनरल्स मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ की, जैसे हमारी बोन है, हमारे को कौन सा मिनरल चाहिए, कैल्शियम, अपनी बोन्स को बनाने के लिए, तभी तो बोन बनती है। वैसे ही प्लांट की स्टेम बनने के लिए उन्हें भी मैग्नीशियम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, उन्हें जिंक चाहिए होता है, उन्हें आयरन चाहिए होता है, ताकि उनकी स्टेम बन सके। इसलिए प्लांट को हमेशा याद रखना, सॉइल से एक तो मिनरल चाहिए होता है, एक उन्हें चाहिए होता है वाटर। बहुत 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हें रूट दिलवाती है सॉइल से, ठीक है। वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है, H2। अब उन्हें एयर से क्या मिलेगा, एयर से उन्हें मिलेगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब आप बोलोगे सर प्लांट को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है, तो इस पर थोड़ा फोकस रखो। इसमें मैं एक खाऊ बना देता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग को हमेशा ट्रिगर करेगा, यार प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो सिर्फ हमें चाहिए होता है, तो प्लांट को कैसे ऑक्सीजन चाहिए, ये मैं आपको भी बताऊंगा क्यों चाहिए उन्हें। तो उन्हें CO2 भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। उसके बाद उन्हें क्या करना है, उसके बाद उन्हें सनलाइट से क्या चाहिए, सनलाइट जो आपकी एब्जॉर्ब होगी वो होगी आपकी क्लोरोफिल में, और सनलाइट क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। क्या कन्वर्ट करेगी,
बेसिकली पता है आपको, एक आपने थ्योरी सुनी होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बनाई नहीं जा सकती और एनर्जी मिटाई नहीं जा सकती, एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये 9th में बच्चे पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है वो आप खुद से नहीं बना सकते। क्या हम खुद से एनर्जी बना सकते हैं? खुद से मैं बिना प्लांट को खाए, प्लांट में जो एनर्जी होती है वो मेरे अंदर आती है ना, मैं खुद ब खुद अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बना सकता। वैसे ही प्लांट क्या खुद ब खुद एनर्जी बना सकते हैं? नहीं। प्लांट क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो लेते हैं आपकी सनलाइट एनर्जी, आप सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी बोल सकते हो, उसे कन्वर्ट करके सनलाइट एनर्जी को एक केमिकल में रख लेते हैं अपनी बॉडी में। तो वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सनलाइट क्यों जरूरत है? ताकि क्लोरोफिल से वो एब्जॉर्ब हो और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाए एक केमिकल एनर्जी। तो प्लांट भी खुद ब खुद एनर्जी नहीं बनाते हैं, वो भी सनलाइट की एनर्जी लेते हैं। और सिर्फ मैं बता दूं आपको, सनलाइट जितनी भी आ रही होती है ना, उसका सिर्फ 1% लेते हैं। मान लो 100 जूल आ रही है सनलाइट, जूल में एनर्जी होती है, तो उसका सिर्फ 1 जूल ही होना चाहिए होता है, क्योंकि अगर 1 जूल से भी वो ज़्यादा ले लेंगे तो प्लांट जल जाएंगे। सिर्फ सनलाइट का 1% होना चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में सॉइल चाहिए होगा, एयर चाहिए होगा और सनलाइट चाहिए होगा। सॉइल से हमें वाटर और मिनरल मिलेंगे, एयर से दोनों चीज़ें चाहिए, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और उसके बाद सनलाइट क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होगी, कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। अब आते हैं डे रिएक्शन और नाइट रिएक्शन में। तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी, डे रिएक्शन में और नाइट रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये डे रिएक्शन और नाइट रिएक्शन है क्या। तो मैं आपको बता दूं मिटाते मिटाते कि प्लांट दिन में अलग रिएक्शन करते हैं और रात में अलग रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम डे रिएक्शन के ऊपर। डे रिएक्शन के ऊपर क्या होती है डे रिएक्शन? दिन में ये डे रिएक्शन सिर्फ पता हो कब होती है? ओनली इन सनी डे, ओनली इन सनी डे, डे रिएक्शन। और जो मैं आपको नाइट रिएक्शन बताऊंगा, नाइट रिएक्शन, ठीक है, देखो हमें पता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है, तो बाकी जब बारिश हो रही होगी, जिस दिन क्लाउडी डे होगा, जिस दिन धूप आएगी नहीं, शाम होगी, रात में कौन कौन सी रिएक्शन होगी? तो क्लाउडी, रेनी, ठीक है, अनक्लियर स्काई और नाइट, इन चारों कंडीशन में नाइट रिएक्शन होगी। तो ध्यान से देख लो कि डे रिएक्शन की रिएक्शन क्या है और नाइट रिएक्शन की रिएक्शन क्या है। तो डे रिएक्शन में क्या होता है? डे रिएक्शन में फोटो सिंथेसिस रिएक्शन होगी। फोटो सिंथेसिस रिएक्शन मतलब डे में ही, जिस दिन सन होगा, सनी डे, उसी दिन फोटो सिंथेसिस रिएक्शन होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, 2 रिएक्शन बताऊं मैं आपको। एक तो बताऊंगा मैं आपको जो बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी, जो एवं यूज करते हैं हम, और एक वो होती है जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है और जो अच्छे से बैलेंस्ड है और जिसका मतलब सबको पता होता है। पहला, लोग बोलते हैं कि नॉर्मल CO2 ले लो और आप क्या ले लो? CO2 और आप क्या ले लो? वाटर ले लो। CO2 और वाटर लो, ये बीच में एरो डालो, एरो के नीचे आप लिखो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो केमिकल है, देखो एक तो हमें मैंने बताया था आपको पानी चाहिए होगा रूट से, एयर से क्या चाहिए होगी? CO2 चाहिए होगी, और क्लोरोफिल में क्या एब्जॉर्ब होगी? सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। ये दोनों आपस में कन्वर्ट होके बन जाएंगे C6H12O6। मतलब पहले सनलाइट इन सबको तोड़ेगी, कार्बन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अलग करेगी, हाइड्रोजन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अलग करेगी, और फिर आपस में रिएक्शन करते 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 सबको एक साथ एक फॉर्मूले में जोड़ देगी और वो बनाएगी बेसिकली आपका एक ग्लूकोज। और साथ में आपको पता है कि वो ऑक्सीजन बाहर करेगी। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो हम लोग एवं जानते हैं कि बेसिक रिएक्शन बता देते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिक नॉलेज।
बेसिक रिएक्शन कि बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी होगा और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। पर एक्चुअली में जो नीचे वाली बैलेंस बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो ये है, अब ये 6 और 12 का मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी घर पे सब्जी बनाई होगी या सब्जी बनाते हुए देखा होगा, तो उसके अंदर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालते हैं। अब एक्स्ट्रा पानी क्यों डालते हैं हम लोग, थोड़ा सोचो। ताकि क्या हो कि ज़्यादा पानी होगा ना तो हीट आते 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 कुछ पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, कुछ पानी तो सब्जी में रहने वाला है, कुछ पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे आप देखते हो कि ऊपर से स्टीम निकल रही होती है, सब्जी गर्म हो रही होती है, तो एक्स्ट्रा पानी क्यों डालते हैं? ताकि और अच्छे से सब्जी पके। अगर आप कम पानी डालोगे तो जल जाएगा, रिएक्शन होते होती चीज़ें जल जाएंगी। तो पता है आपको क्या होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो हमें प्लांट इतने समझदार होते हैं कि एक रिएक्शन में रूट से 12 पानी के मॉलिक्यूल मंगवाते हैं। एक रिएक्शन होने के लिए 12 पानी के मॉलिक्यूल। यहां पर देखो कुछ हमें पता ही नहीं कितने आ रहे हैं, यहां पर हमें पता लग गया कि 12 मॉलिक्यूल पानी के आएंगे और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के तो एयर लेगी, लीफ लेगी, लीफ के अंदर एक होल होता है स्टोमेटा, उससे मैं बताऊंगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। और बाकी 12 क्या आएंगे, पानी के मॉलिक्यूल आएंगे। और वही आपकी क्या होगी, एक सनलाइट, और यहां क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों से सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। अब पता है यहां पर बच्चे मुझसे पूछते थे सर यहां आपने 12 लिख दिया, यहां तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन थे, 12 कैसे हो गए? अब बच्चों का पता लगेगा कि 12 पता है क्यों कैसे हुए। ये देखो इससे 12 पता लग रहा है। और देखो 12 में से पता है 6 पानी के मॉलिक्यूल वापस मिल जाएंगे वेपर के फॉर्म में। मैंने छोटा सा यहां पर देखो वेपर लिखा है कि आपने असलियत में पानी मंगवाया था और उसमें से 12 में से 6 तो यूज कर लिया ग्लूकोज बनाने में, और 6 जो पानी के मॉलिक्यूल थे वो ऐसे ही हवा में इवोपरेट हो जाएंगे, हवा के अंदर निकल जाएंगे, जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी बोलेंगे बाद में। कि एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना 12 आता है, उसमें से 6 यूज हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो पानी आता है वो सारा का सारा आपका ट्रांसपिरेशन में मतलब वेस्ट हो जाता है। और आखिरी याद रखना कि इसके अंदर 6 ऑक्सीजन निकलेंगे। तो ये आपकी सही रिएक्शन है। ये रिएक्शन जिसमें मैं आपका डाल रहा हूं बॉक्स, जो नीचे वाली रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, 12 पानी के मॉलिक्यूल आएंगे, एक ग्लूकोज बनेगा, 12 में से 6 वापस मिल गए, और हमने 12 कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे और 6 ही पानी के मॉलिक्यूल मिल गए। तो याद रखोगे कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए थे उतने ही ऑक्सीजन के वापस दे दिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 लिए थे तो ऑक्सीजन भी 6 दे दिया, 12 में से 6 यूज हो गए और 6 वेपर बन गए और एक ग्लूकोज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड डे रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए कुछ लोग आपको ये बोलेंगे, पर मैं आपको बोलूंगा ये ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा नॉलेज पता लग रही है, और एग्जाम में भी यही आपकी रिएक्शन होगी। ये अगर बेसिक है तो ये आपकी क्या है, एक रियल रिएक्शन है, रियल रिएक्शन। और कौन सी वाली? डे में। क्या ये नाइट में, क्लाउडी डे में, रेनी डे में, अनक्लियर डे में, नाइट में ये होगी ये वाली? नहीं, उस टाइम तो भैया सनलाइट ही नहीं होती। तो रात में जो होती है वो ध्यान से देखो, रात में जो रिएक्शन होती है वो मैं बताता हूं आपको, C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि प्लांट जो एनर्जी बना रहा है, प्लांट जो एनर्जी बना रहा है, मतलब जो प्लांट है आपके, ये एनर्जी और ये जो ग्लूकोज बना रहे हैं ये यूज़ भी तो करेंगे। ये जो ग्लूकोज बनाया है उन्होंने, ये सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, ये खुद भी तो यूज़ करेंगे उसे। तो आप सोचो कि जो ग्लूकोज है उसे यूज़ करने के लिए रात में ये क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो आप नाइट रिएक्शन में लिखोगे कि वो ऑक्सीजन लेता है उसे ब्रेक करने के लिए, तो वो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन लेंगे, और रात में CO2 वाटर वेपर, ये वाटर वेपर और एनर्जी बनाएंगे। तो रात में याद रखना कि वो ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। जिस भी अनक्लियर डे हो, रेनी डे हो, उस दिन क्या करते हैं, ये
आपकी बेसिकली ग्लूकोज को लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन डालते हैं और आपका CO2 वाटर वेपर और एनर्जी, देखो इसका उल्टा हो गया। आप CO2 और जो आपके वाटर थे वो यहाँ आ गए और आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो नाइट रिएक्शन उल्टी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात में प्लांट्स के पास मत जाओ। क्यों ना जाए हम? क्योंकि रात में पता है वो आपके हिस्से का भी ऑक्सीजन ले लेंगे। एक अंधविश्वास, मतलब एक आपका बेसिकली सुपरस्टिशन दिमाग में लोगों को डाला हुआ है कि रात में आप प्लांट्स के पास जाओगे तो भूत होता है, तो वो आप क्या करेगा, वो भूत आपको बेहोश कर देगा। एक्चुअली में कोई भूत नहीं होगा, वो खुद प्लांट होगा, खुद ट्री होगा जो आपको बेहोश करेगा। कैसे? वो आपके हिस्से का ऑक्सीजन ले लेगा। एक प्लांट अगर आपके हिस्से का ऑक्सीजन ले लेगा तो सोचो आप कुछ नहीं ले पाओगे, आप बेसिकली आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सफोकेशन होगी, जिस वजह से आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। इतना सीरियस मामला होता है। इसीलिए रात में प्लांट्स के पास इसलिए कोई नहीं जाता क्योंकि वो रात में ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। दिन में तो वो CO2 लेता है, पर रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ये वाली रिएक्शन करते हैं। ये नहीं, ये तो एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होती है और ये एनर्जी को यूज़ करने के लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर दिन में भी क्या ये रिएक्शन हो सकती है? हाँ, दिन में भी अगर थोड़ी देर के लिए आपकी क्या हो गई, धूप चली गई, तो यही रिएक्शन होगी। और मैं आपको बताऊँ एक बात और, ये दोनों साथ साथ में चलती रहती है। ये लीफ करती रहती है पर बाकी स्टेम रूट तो जिंदा रहती है ना। बाकी स्टेम और रूट जो ये ग्लूकोज बनाती है, ये जो लीफ ग्लूकोज बनाती है उसे स्टेम और रूट यूज करती है। तो याद रखना कि ये थोड़ी बहुत रिएक्शन दिन में भी होती है, पर ये स्टेम और रूट करते रहते हैं, और ये तो लीफ करती रहती है दिन में, और रात में लीफ भी यही वाली सेम रिएक्शन करती है ताकि उसे एनर्जी मिले और जिंदा रहे। बच्चों अब आते हैं हम डायग्राम ऑफ लीफ पे। लीफ का डायग्राम कैसे होता है और कहाँ आपकी रिएक्शन होती है, कहाँ आपका पूरा का पूरा स्टोरेज होती है, जो भी रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, सब हम जानेंगे डायग्राम ऑफ लीफ के अंदर। तो डायग्राम ऑफ लीफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा आउटर क्रॉस सेक्शन, आउटर क्रॉस सेक्शन, और एक आपका होगा इनर क्रॉस सेक्शन, इनर क्रॉस सेक्शन। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले आउटर सेक्शन को लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक लीफ को आप जहां से पकड़ते हो वो वाला ये वाला पार्ट है। इसके अंदर आपकी दो ट्यूब्स होती हैं। ये जो लीफ को पकड़ने वाला पार्ट होता है, इसके अंदर आपकी दो ट्यूब्स होती है, ठीक है। एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल लेके आती है, वाटर एंड मिनरल। आप सेम ऐसे ही बना लेना अपने कॉपी के अंदर कि जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल लेके आती है, और फ्लोएम आपका क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूट फूड। फ्लोएम आप जानते हो ना, जो यहां फूड बनेगा उसको वापस लेके जाएगी, एक पानी लेके आएगी और एक फूड को वापस लेके जाएगी। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोलते हैं वेस्कुलर, वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल। कुछ लोग बंडल का भी वर्ड का यूज करते हैं। तो आपसे कोई पूछे लीफ का जो ये पकड़ने वाला पार्ट है जहां से आप लीफ को तोड़ते हो, उसे बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम आगे जाके इस आपने लीफ के पीछे ऐसा देखा होगा, इसे हम बोलते हैं मिड रिब। इसके अंदर ही आपका बाद में आपका देखो, आपके ना जैसे बैकबोन है, पीछे आपकी बोन है, वो आपको सपोर्ट देती है। वैसे ही लीफ आप जानते हो, सारी लीफ ऐसे नहीं होती, ऐसे रहती है, ये थोड़ा ऐसे रहेगी, पर बिल्कुल ऐसे लूज नहीं रहती। क्यों? कौन उसे सपोर्ट देता है? तो उसके पीछे होती है ये मिड रिब, जो उसे सपोर्ट देने का काम करती है। और मिड रिब के बाद होती है ऐसी आपकी वेन्स। तो ये आपकी वेन्स हो गई, इनको हम बोलते हैं वेन्स ऑफ लीफ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हाथ के अंदर भी आपने कभी देखी होगी कि नसें, वेन्स होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्लड हमारे को एनर्जी देगा, ब्लड ही हमारे अंदर ऑक्सीजन देगा हमको। वैसे ही
लीफ के अंदर भी उसकी वेन्स होती है, जो भी यहाँ से आपका वाटर आता है उसे लीफ के सारे एरिया पर फैलाने वाली होती है वेन्स, जो ये आपने देखी है वेन्स होती है। और लास्ट जो लीफ का बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसे हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। तो 4 चीजें आपको याद रखनी है, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, मिड रिब, फिर आपको याद रखना है क्या, आपको वेन्स ऑफ लीफ, और आखिरी में आपको जो बचा हुआ पार्ट है लेमिना। ये तो मैंने बाहर से आपको आउटर क्रॉस सेक्शन दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा इनर क्रॉस सेक्शन, लीफ के अंदर क्या है। लीफ को जब हम जूम करते हैं, जो ये एरिया जूम करते हैं, तो हम देखते हैं ऊपर है ना ऐसे मोटे मोटे सेल्स होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं ये सेल्स, और उनके ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए, क्या प्लांट्स को टैनिंग नहीं होती? प्लांट्स पर देखो, इंसान 6-7 घंटे बहुत ज़्यादा धूप में रहे तो जल जाता है, उसकी स्किन टैन हो जाती है, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, पर लीफ के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? लीफ में ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो लीफ को ड्राई होने से बचाता है? ठीक है, उसके ऊपर एक वैक्स टाइप का एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल, CUTICLE। तो वैक्सी क्यूटिकल एक लेयर होती है, ठीक है, जैसे हम लोग वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन की एक लेयर बन जाती है, वैसे ही एक वैक्सी क्यूटिकल आपके जो भी लीफ होती है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे। देखो मैं आपको अब अंदर से दिखाऊंगा, जूम करके दिखाया, ये थोड़ा जूम डायग्राम है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि ऊपर वाले पार्ट में लीफ के वैक्सी क्यूटिकल होता है, और आप जानते हो ऊपर से ज्यादा डार्क होती है एज कंपेयर टू नीचे कम डार्क होती है लीफ। कभी भी आप लीफ देखना ऊपर से ज्यादा डार्क होगी, उसका रीजन है उधर वैक्सी क्यूटिकल होता है और बहुत ज्यादा क्लोरोफिल ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर ही तो काम होगा, मेन सारी फोटोसिंथेसिस ऊपर ही तो होगी। उसके बाद जो मैंने आपको ये बड़े बड़े सेल बताए, ये पता है क्या आपके इन्हें हम बोलते हैं, सोचो आपने इन्हें 9 में पढ़ा भी है, क्या होगा इनका नाम? ठीक है, आपने एपिडर्मिस का नाम सुना था? एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस सेल, ये है आपके आउटर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये आपके एपिडर्मिस हो गए, मैं सही से लिख देता हूं आपका। उसके बाद आपका थोड़ा सा वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एयर गैप होते हैं, एयर गैप होते हैं, ठीक है, यहाँ वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े जो फूड स्टोरेज के लिए होंगे, और उसके नीचे आपका फिर से एपिडर्मिस आ गए। पर एपिडर्मिस में बीच बीच में गैस करो ये क्या बना रहा हूं, ये जो मैंने बनाया है ये आपका होता है स्टोमेटा। ऐसे बहुत सारे नीचे से, आप जानते हो प्लांट्स जो होते हैं वो नीचे से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए नीचे क्या होती है आपका स्टोमेटा होता है। तो ऊपर होता है क्यूटिकल, फिर होता है एपिडर्मिस, फिर एयर गैप और ये सब, और यहां पर होता है स्टोमेटा। अभी हमने स्टोमेटा का थोड़ा सा जूम डायग्राम देखना है। तो ये है आउटर क्रॉस सेक्शन, ये है इनर क्रॉस सेक्शन, दोनों का मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा। आपका NCERT में बहुत अच्छी पिक्चर दे रखी है, आप चाहो तो उसे भी बना सकते हो, चाहो तो इसे भी बना दो, बहुत अच्छी है ये भी। तो आप जो भी कर सकते हो करो, पर NCERT से फॉलो करना आउटर क्रॉस सेक्शन और इनर क्रॉस सेक्शन। अब हमें स्टोमेटा को जूम करना है और आज का फाइनल टॉपिक करना है, जो कि है स्टोमेटा, उसके फंक्शन और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, स्टोमेटा, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना सीख लो। कई बार इसी के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमेटा के ऊपर ही, ठीक है। और इसके ऊपर और साथ में पता है एडिशन में क्या आता है, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो ध्यान से देखो यार, थोड़ा बनाना सीख लो इसे,
ठीक है, मेरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप इस तरीके से शो करो, क्यों उनको बताना हमारा डायग्राम अच्छा नहीं है। टेक्निक लगाएंगे हम। तो स्टोमेटा बनाने के लिए बहुत ईजी आपको है, एक सर्कल सा बनाओ आप, बहुत ही ईजी। उसके बाद देखो, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगी, बस बन गया आपका स्टोमेटा के गार्ड सेल बन गए। ये दोनों क्या बन गए? स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते रहते हैं। तो ये स्टोमेटा हो गया, गार्ड सेल हो गए। बीच में ये पूरा होल है, इसको बोलते हैं हम पोर ऑफ स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, पोर ऑफ स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर, पूरा होल है ये। अब आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 यहां बनाओ, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, जो थर्ड है, यहां से भी थर्ड है, उसके बीच में ऐसे डॉट बनाना है। पता है क्यों? इन 5 में से जो ये वाला है, ये होने वाला है न्यूक्लियस। ये भी आपका क्या है? न्यूक्लियस। और बाकी ये 4 क्या होंगे? ये होंगे आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 1 2 3 4 5, ये जितने भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट है। और इसी में आपका क्या होगा? क्लोरोफिल, जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट को ये क्या करेगा? आपका एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा में 4 चीजें याद रखनी है आपको। गार्ड सेल जो ओपन और क्लोज होंगे, उसके बाद आपका न्यूक्लियस, उसके बाद उसका बीच का पोर और पोर। अगर आप ऐसा ही बनाओगे, और एग्जाम में पता है क्या होता है, ज्यादातर ये बनाया हुआ आता है, ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 1 डाल के लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना स्टोमेटल पोर, सिर्फ वो आपको यहाँ पे बी लिख के दे देंगे, कहेंगे इसका नेम बताओ, नेमिंग करो, फिर यहाँ सी लिख देंगे और फिर इस पे ऐसे डी लिख देंगे और पूछेंगे कि इनकी नेमिंग बताओ। तो आप लाइन वाइज बता देना नेमिंग, जो आप याद रख करके जाओगे और आप डायग्राम ये बना के देखोगे। तो अब स्टोमेटा तो बना लिया, अब स्टोमेटा का यूज क्या है, फंक्शन क्या है, और कैसे आपकी फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो हमारा पहला जो मेन टॉपिक है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप इसका आंसर लिखोगे क्लोरोप्लास्ट। सारी फोटोसिंथेसिस कहां होती है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो भी आपकी फोटोसिंथेसिस होगी आखिरी में पूरी की पूरी, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन ये मान लो 1 था आपका, ये क्वेश्चन 2 है। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट्स और स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने 1 वर्ड में आंसर दिया है, आप चाहो तो बड़े से बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, पर मैंने शॉर्ट में लिखा इसका। अब मैं आप देखो इसका भी आंसर बताने वाला हूं, मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस या मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला 3 स्टेप हम लिखते हैं। पहला स्टेप होता है आपका मेन इवेंट में, सोचो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। पहला आपका एब्जॉर्प्शन है, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा आपका स्टेप है रिडक्शन। अगर आपको तीनों स्टेप के नाम याद रह गए, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये आप लिखना है आपको पहले इवेंट में बस। दूसरे में आपको लिखना है क्या? कन्वर्जन ऑफ सनलाइट
इनटू केमिकल एनर्जी। आपकी सनलाइट है वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। आप ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर आपके H2O और CO2 भी हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से ब्रेक हो गए, स्प्लिट हो गए। दूसरे स्टेप में आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम सनलाइट लेंगे उसी वक्त CO2 और आपके वाटर स्प्लिट भी हो जाएंगे। और तीसरा आपका है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, रिडक्शन का मतलब, एक मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन की पूरी वीडियो बना रखी है, जिसका मतलब होता है रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 में देखो सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ग्लूकोज C6H12O6। माना कि ऑक्सीजन बढ़ गए, पर आप जानते हो रिडक्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आपके हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाना। तो इसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो रिडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। तो रिडक्शन तीसरा स्टेप क्यों हुआ? क्योंकि रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू, तो आप तीनों स्टेप के नाम लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। और चाहो तो और एक्सप्लेन कर सकते हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और लास्ट में रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। इस सब आप में भी नोट्स बना रहे होगे, प्लीज आप अच्छे से लिखो कि क्या होते हैं ये आपके तीनों स्टेप। आपको पता लगा कि क्या होने वाले हैं इवेंट्स, मेन इवेंट्स। अब हम आएंगे लास्ट एकदम टॉपिक के ऊपर कि फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा। फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा, तो फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा में हम क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा में तो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे कि फंक्शन ऑफ स्ट्रोमेटा में सबसे पहले आप लिखोगे गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। स्ट्रोमेटा आपका गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मतलब वो बाहर से क्या लेगा आपका CO2 और यहां से क्या निकालेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा आप ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर बाय स्ट्रोमेटा। आपको मैंने एक रिएक्शन लिख के बताई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था ना कि आपको बाहर 12 H2O लिए थे रूट से, पर 6 जो है वो बाहर निकाल दिए थे वेपर के फॉर्म में। तो वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकालते हैं वो स्ट्रोमेटा से ही तो बाहर जाते हैं आपके, इसलिए ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू या बाय स्ट्रोमेटा। तो ये दो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रोमेटा के। अब मैं आपको बता दूं, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल प्रेशर। तो क्या होता है? देखो पता है क्या होता है, जब भी इसमें से वाटर वेपर निकलते हैं, जब भी स्ट्रोमेटा वाटर वेपर निकालता है, तो अब सारे वाटर वेपर खत्म, सारा वाटर खत्म, क्योंकि 6 तो ग्लूकोज बन गया और 6 बाहर निकल गया। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पानी जो होता है वो कम हो जाता है, और पानी कम होने की वजह से स्ट्रोमेटा अपना साइज छोटा कर लेता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। आप जानते हो ना, चीज़ों में को अगर पानी में रखते हैं, जैसे बीन्स है, जैसे राजमा है, उनको पानी में रखते हैं तो कैसे वो फूल जाती है, पर जैसे ही उन्हें ड्राई कर दो, कुछ दिन के लिए सुखा दो बाहर उस चने को दोबारा, तो आपको पता है वो दोबारा सिकुड़ जाएगा। वैसे ही जैसे ही आपका स्ट्रोमेटा नीचे से पानी लेता है रूट से, तो वो स्वेल हो जाता है, इसलिए वो खुल जाता है। तो स्ट्रोमेटा बंद क्यों होता है? स्ट्रोमेटा का क्लोज कौन करवाता है? स्ट्रोमेटा को क्लोज करवाता है ट्रांसपिरेशन। जैसे ही पानी निकल जाएगा स्ट्रोमेटा बंद हो जाएगा। ये जो चीज़ आपको फुली फुली दिख रही है ना, गार्ड सेल, ये दोनों श्रिंक हो जाएंगी, सारा का सारा पानी बाहर निकाल देंगी, जिस वजह से क्या होगा। अब आप जानते हो कि जहाँ पानी कम हो जाता है, जानबूझ के इंसानों की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में क्या होता है, वहाँ पानी ज़्यादा आता है जहाँ पानी कम होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टिश्यू पेपर देखा होगा, टिश्यू पेपर अगर क्या हो, ड्राई हो, जैसे ही आप पानी रखते हो पानी उसमें एब्जॉर्ब होता चला जाता है। देखा होगा आप लोगों ने कि तो हल्का सा टिश्यू पेपर लगाओ पानी में और पर पानी उसमें ऊपर चढ़ता रहता है। वैसे ही जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, सारा पानी खत्म हो जाएगा स्ट्रोमेटा से, रूट में अपने आप पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। क्यों? वो पानी चाहता है कि मैं लीफ तक दोबारा जाऊं, दोबारा फोटोसिंथेसिस करूं। इस चीज को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होगा?
It is the pull created by transpiration when there is no water vapor in leaf, due to which it absorb water or it pulls water from the root to the leaf. तो ये फाइनल चीज़ थी. तो आपका सारा कुछ प्लांट के बारे में न्यूट्रिशन कवर हो चुका है. नेक्स्ट हम एनिमल का और अमीबा का डाइजेशन देखेंगे. बाय बाय. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.